Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss आसियान विजन। देखिए, हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत यूरोपियन संघ और जो आसियान है उसके बारे में डिस्कस है वो किया था बेटा। और देखिए टॉपिक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। आसियान विजन दस्तावेज 2020 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है बेटा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से है यह बात निकली कि टकराव की जो स्थिति है उसकी जगह हम बातचीत को बढ़ावा देंगे तो काफ़ी बेटर होगा। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने क्या किया, जो कंबोडिया का जो टकराव था उसको समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी जो तिमोर के संकट को संभाला। आसियान ने क्या किया, देखिए आसियान ने दो काम किए इस विजन के द्वारा। ये जो विजन है 2020 विजन क्या है, पहली बात तो ये है कि इस विजन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो टकराव है उसकी जगह पे बातचीत करके उस चीज़ को सुलझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आसियान ने क्या किया, कंबोडिया के जो टकराव है उसको समाप्त कर दिया। और आसियान ने क्या किया, जो पूर्वी जो तिमूर का जो संकट है उसको भी संभाला है। तो ये बताया गया है बेटा। तो आसियान यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो करने जा रहे हैं सार्क के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सार्क। ये सार्क होता क्या है, ये भी एक संगठन ही है। दक्षिण पूर्व इसका जो नाम है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना है वो हुई। सार्क की स्थापना के समय में 7 देश थे, शामिल थे। जैसे आपको आसियान का जब मैंने पढ़ाया तो पहले 5 देश थे। तो कब हुई थी उसकी स्थापना, 1967 के अंतर्गत। और इसकी कब हुई है, इसकी हुई है 1985 में। और इसमें कितने देश हैं बेटा, 7 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका इसके देश थे। अफगानिस्तान इसमें बाद में शामिल है, वो हुआ है। तो अब पूछा जाएगा एट ए प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं, वो हैं बेटा 8। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। और इसके उद्देश्य की यदि मैं बात करता हूँ तो बेटा, यदि बात करता हूँ तो दक्षिण एशियाई देशों में जनता के विकास एवं जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनके जो लोग हैं, देशों के जो लोग हैं या जनता है, उनका विकास करना और जीवन स्तर में सुधार लाना। आत्मनिर्भरता का विकास करना, आत्मनिर्भरता का जो विकास है वो करना या लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आर्थिक विकास करना, आपसी विवादों का निपटारा करना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करना और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को भी बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि व्यापार को भी बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देना, आपसी विवाद का निपटारा करना, ठीक है ना। और साथ के साथ यहाँ पे कहा जाए तो आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनका मुख्य उद्देश्य थी। तो मुख्य उद्देश्य बता दिया, स्थापना बता दी मैंने। तो अब बात करते हैं सार्क क्यों असफल हो गया, कि जो सार्क है वो असफल क्यों हो गया, कारण क्या थे। तो इसके सदस्य देशों के आपसी विवाद, तो इनके सदस्यों के आपसी विवाद है उसके कारण ये सफल हो गया। आपसी व्यापार काफ़ी कम, ये जो देश थे उनमें आपसी जो व्यापार है वो काफ़ी कम हो गया। जैसे आपने देखा है भारत और पाकिस्तान आपसी जो विवाद हैं वो चलते रहते हैं, उदाहरण मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या है, आतंकवाद और जो अलगाववाद है वो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का एक मुख्य कारण बना हुआ है। यह देश आपस में लड़ते रहते हैं और इनमें एकता है वो नहीं है। जैसे यूरोपियन संघ में जो एकता थी वो
इस संगठन में आपको देखने को नहीं मिलती। आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाया नहीं जा सका। कि देखिए, पहले बताई गई थी कि आपसी जो विवाद हैं उनको बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इस संगठन के जो देश हैं उनमें आपसी बातचीत के द्वारा नहीं सुलझाया गया। अब बात करते हैं एक अलग संगठन की बात करते हैं, वो है साफ्टा। साफ्टा क्या है बेटा? साफ्टा 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार के लिए साफ्टा बनाया गया। सार्क देशों के बीच में व्यापार के लिए एक अलग से संगठन है वो बनाया गया साफ्टा। कब? 2006 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। क्या है बेटा? दक्षिण मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है, ये इसका नाम है बेटा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? एक और जल्दी से बताइए मुझे। और अब हम बात करते हैं, तो इसको बोला जाता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, एम क्या है? आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क 2007 तक कम कर दिए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो टैक्सेस जो लग रहे हैं उनको रिड्यूस करना, उनको कम करना। और ये भी असफल रहा बेटा, ये भी क्या रहा? असफल रहा। और उस असफल के कारण क्या हैं? उस असफल के जो कारण हैं वो कारण क्या हैं? अब उन कारणों की बात करते हैं। सार्क के कुछ छोटे देश ऐसे मानते हैं कि भारत साफ्टा की ओर लेकर बाजारों में सेंध मारना चाहता है। कि मतलब वो क्या कर रहा है, भारत की आड़ लेकर, ठीक है ना, भारत का पक्ष लेकर वो उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है। मतलब ज़्यादातर अपना जो हिस्सा है वो लेना चाहता है, जो शेयर है वो लेना चाहता है। भारत सोचता था कि यह सोचता है कि साफ्टा ने इस क्षेत्र में हर देश को फ़ायदा होगा। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र में हर देश को फ़ायदा है वो होगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए, इन देशों के बीच में दो मुख्य कारण है वो बने। एक तो लोग सोचते थे कि ये जो साफ्टा जो ग्रुप है ये किसका पक्ष ले रहा है? ये पक्ष ले रहा है भारत का। दूसरा जो बताया गया वो ये है कि जो साफ्टा है बेटा, मतलब भारत ये सोचता है कि इससे हर एक देश का जो विकास है वो होगा, इन देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत का पहले ही भूटान, श्रीलंका और नेपाल से द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो रखा है कि भारत ने जो द्विपक्षीय जो व्यापार जो समझौता है वो कर रखा। द्विपक्षीय व्यापार समझौता का मतलब होता है कि वहाँ से आने वाले जो चीज़ें होंगे उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स है वो नहीं होगा, दोनों देशों में फ्री होंगे। और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिसके बारे में हमने वो पढ़ लिया है, और कुछ को हम आगे वो पढ़ेंगे। जैसे बात करूँ मैं यूरोपियन संघ, ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ और आप आसानी से कर चुके हैं। और एक है आसियान और सार्क, और एक हम पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में। जो ब्रिक्स है इसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। और कुछ नेशंस के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस है वो किया जाएगा। ब्रिक्स ज़्यादा हमारे जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट है वो नहीं है बेटा, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ नेशंस, राष्ट्र, जैसे रसिया, चाइना, इजराइल और इंडिया। इन के बारे में पढ़ेंगे। 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और 4 देशों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत है वो डिस्कस है वो करेंगे बेटा। पहले बात करेंगे आज भारत के बारे में, ठीक है ना। भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल आबादी वाला देश है, ठीक है ना। कहाँ पे है इंडिया? दक्षिण एशिया में स्थित है भारत, और इसकी जो आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और 21वीं शताब्दी में भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। भारत अब क्या है, काफ़ी तेज़ी से अपनी जो वैश्विक जो शक्ति है, या मतलब अपना जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। पूरा विश्व भारत की शक्ति और उसके उदय को अनुभव कर रहा है। हर एक जो देश है, पूरा जो विश्व है वो भारत की शक्ति का अनुभव है, और उसके उदय, वो किस तरीके से अपना जो उदय है वो लगातार कर रहा है, इस चीज़ का अनुभव है वो कर रहा है। भारत की जनसंख्या लगभग अब फिलहाल 135 करोड़ के आसपास है वो देखी जा सकती है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार
हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी बेटा। कितनी थी? 121 करोड़ थी। जनसंख्या के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश ही हमारा भारत है। जनसंख्या के आधार पे हमारा देश है वो दूसरे नंबर पे है। और यदि मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो ये कौन से नंबर पे है? ये 7वें नंबर पे आता है। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सेना एक विशाल सेना है। भारत के पास देखा जाए तो जो सेना है वो भी काफ़ी मजबूत है। भारत के पास परमाणु हथियार भी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने है, वो आया है और आ भी रहा है। और लगातार यहाँ पे क्या है, रिसर्च है वो भी चलती रहती हैं। मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास है वो किया जा रहा है। मेक इन इंडिया जो योजना है इसके तहत जो घरेलू जो उत्पादन है उस पर बढ़ावा है वो दिया जा रहा है, ताकि जो आयात है उस पर एक तरह से रोक है वो लगाई जा सकती है। और इससे भारत आत्मनिर्भर है वो बनेगा। इससे भारत क्या होगा बेटा? आत्मनिर्भर है वो बनकर सामने है वो आएगा। तो जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम चाइना है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा जो देश जो बचे हैं चाइना, इजराइल, उनको डिस्कस है वो करेंगे। तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं इस चैप्टर से लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।